स्वातंत्रता और स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको विदित है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या था, उसका क्या अर्थ था। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह था कि व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव था। प्रतिबंधों का अभाव ही क्या कहलाती है, नकारात्मक स्वतंत्रता था। इसका तात्पर्य था कि व्यक्ति पर क्या कम से कम क्या होनी चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए। जबकि आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता। तो पहले इसका हम अर्थ देखते हैं। यह नकारात्मक स्वतंत्रता की विपरीत एक अवधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, कि स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए। यानी सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो क्या कहती है कि व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा या राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो ये कौन कहती है, सकारात्मक स्वतंत्रता। क्योंकि उचित प्रतिबंध नहीं होना और अनुचित प्रतिबंध होना दोनों ही स्वतंत्रता के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता की जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य या सत्ता या कानून और स्वतंत्रता दोनों को एक दूसरे का क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। और इसके जो प्रमुख जो समर्थक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम देख रहे हैं इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक। इसमें कौन कौन है, जैसे एक है पीएच डीन है, ठीक है, हीगल है, अर्नेस्ट मार्कर है, इमैनुअल कांट है, लियो स्ट्रॉस आदि जो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता की जो पक्षधर है वो क्या क्या मानते हैं। तो देखिए वो क्या क्या मानते हैं। पहला ये मानते हैं कि स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। कि सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध होने चाहिए, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति को पूर्ण रूप से अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो समाज हित के लिए या राज्य के लिए क्या हो सकता है, व्यक्ति घातक हो सकता है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ युक्त प्रतिबंध अवश्य लगाए जाने चाहिए। ठीक है, अगला है कि समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर हैं। क्योंकि स्वतंत्रता किस पर निर्भर है, क्योंकि ये किसके हित के लिए है, ये समाज के हित के लिए होती है और व्यक्ति के हित के लिए ही स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए इन दोनों के हित परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर है। इसलिए इन पर क्या होना चाहिए, कुछ युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। फिर अगले है कि स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। इसमें है स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में। यानी स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति के ऊपर या राज्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। यही क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। आज अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख बिंदु थे वो पूरे हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रमुख प्रकार। स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपके सिलेबस में स्वतंत्रता के लगभग 10 प्रकार बता रखे हैं, जिसमें पहला है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। तो चलो हम इसको समझते हैं। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक स्वतंत्रता, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है व्यक्ति को किसके द्वारा प्रदान की गई है, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, यह किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई है और इसमें व्यक्ति स्वयं इसका स्थानांतरण नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति अगर चाहे तो स्वतंत्रता का एक दूसरे के लिए क्या करे, उसको स्थानांतरण कर सके, तो वो इसको स्थानांतरण नहीं कर सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता उसका। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक स्वतंत्रता, क्योंकि यह जो स्वतंत्रता वो प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को प्रदान की गई है। इसीलिए हमारे जो रूसो महोदय हैं उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और वह सर्वत्र जंजीरों में ही जकड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य जब व्यक्ति या बच्चा जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र रहता है, बाकी उसके बाद में प्रकृति के द्वारा उसके ऊपर बहुत से बंधन लगा दिए जाते हैं। जैसे उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है, समाज की प्रमुख जिम्मेदारियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। राज्य के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का पालन भी व्यक्ति को करना ही पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे बंधन इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये रूसो महोदय कहते हैं कि
व्यक्ति जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु उसके बाद में बहुत से उस पर बंधन लगा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध होना आवश्यक है। अगली बात करते हैं निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ठीक है, तो निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने निजी जो भी कार्य है उनमें क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल उसके जो जितने भी व्यक्तिगत कार्य हैं उनके ऊपर केवल समाज हित में ही क्या लगाए जाने चाहिए, बंधन लगाए जाने चाहिए। इसके ऊपर निजी या व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता है, इसमें व्यक्ति को जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पूर्ण रूप से क्या दी गई है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। और व्यक्ति अपने अगर कोई भी व्यक्तिगत अगर कोई कार्य करता है तो उसमें अगर समाज हित के लिए अगर कार्य करता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाती है निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि यह एक वह स्वतंत्रता है जिन्हें समाज क्या करता है, स्वीकार करता है और राज्य उन्हें क्या करता है, लागू करता है। यानी ये जो स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता, समाज तो उसे स्वीकार करेगा और राज्य उसे क्या करता है, लागू करेगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, नागरिक स्वतंत्रता। और इसको हम नागरिक स्वतंत्रता को ये लिख सकते हैं निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्लस सामाजिक स्वतंत्रता, अगर इन दोनों को मिलाकर बात करें तो क्या बनता है, इनसे नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नागरिक स्वतंत्रता। फिर हम बात करते हैं आगे राजनीतिक स्वतंत्रता की। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब कि राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी का नाम ही क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि राज्य की जो भी कार्य है और राजनीति की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सभी व्यक्तियों की क्या हो, उचित हिस्सेदारी हो, वही क्या कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे हम बात करें मत देना, ठीक है, निर्वाचित होना, ठीक है, योग्यता आधारित पद प्राप्त करना आदि, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के। ठीक है, अगली हम स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता देखो नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए कम से कम उसे न्यूनतम आवश्यकता या न्यूनतम आधार जो आवश्यकताएं होती हैं वो व्यक्ति को प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। अर्थात व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, अंतःकरण से है। अगर व्यक्ति अंतःकरण से अपनी आत्मा से अगर किसी भी प्रकार की जो धर्म है अगर उनको वो अपनी अंतरात्मा से अगर उसको स्वीकार करता है और उसको मानने के लिए या उसका आदान प्रदान करने के लिए या फिर उसका सही तरीके से आचरण करने में अगर उसको छूट प्रदान की जाती है तो वो ही क्या कहलाती है, धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। आगे हम बात करें नैतिक स्वतंत्रता की। तो नैतिक स्वतंत्रता इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भी व्यक्ति के चरित्र से है। नैतिक स्वतंत्रता का संबंध किससे है, व्यक्ति के नैतिक चरित्र से है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो नैतिकता है और उसका जो औचित्यपूर्ण जो व्यवहार है व्यक्ति का, कि उसका औचित्यपूर्ण व्यवहार कैसा है, व्यक्ति कैसा अपने चरित्र का निर्माण करता है, किस प्रकार अपने चरित्र का पालन करता है, ठीक है, और किस प्रकार से अपने गुणों को वो अपने व्यवहार में लाता है। तो यही क्या कहलाती है, नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। और इसका तात्पर्य है कि अंतःकरण एवं नैतिक गुणों पर को ये क्या करता है, प्रभावित होकर जब व्यक्ति अगर कार्य करता है, यानी व्यक्ति अपने नैतिक गुणों और अपने आचरण से संबंधित अगर व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो वही कार्य ही क्या कहलाता है, उसका नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य व्यक्ति के चरित्र कैसे होने चाहिए, व्यक्ति अपने चरित्र के अनुसार अपना व्यवहार करता है तो वही क्या कहलाती है, नैतिक स्वतंत्रता। आगे हम बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता की। तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है
कि मनुष्य के साथ, किसके साथ, मनुष्य के साथ जाति, धर्म, ठीक है, और किसी प्रकार के कर्म, ठीक है, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि के साथ, इन सभी के साथ जन्म के साथ आधार पर ही किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या वर्ण के साथ में किसी भी प्रकार के साथ उसके साथ भेदभाव नहीं करना ही क्या कहलाएगी, सामाजिक स्वतंत्रता कहलाएगी। और व्यक्ति क्या करता है कि सबसे प्रभावित होकर ही कार्य करता है और समान रूप से वो क्या करता है, समाज में अपना व्यवहार प्रदान करता है। फिर आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता है क्या। ठीक है, जब कोई भी संप्रभु राष्ट्र, जब कोई भी संप्रभु राष्ट्र राज्य बन जाता है, जब कोई भी संप्रभु राष्ट्र राज्य बन जाता है तो वही क्या कहलाती है, उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता की। संवैधानिक स्वतंत्रता आपको सीधा पता चल रहा है नाम से ही कि यह संविधान के द्वारा व्यक्ति को क्या की गई है, प्रदान की गई है। और संविधान के द्वारा व्यक्ति को जो जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, व्यक्ति उनका क्या करेगा, सम्मान करेगा, उसको समान रूप से अपने व्यवहार में लाएगा और उसका पालन करेगा। तो यही क्या कहलाती है, उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, तो आज हम स्वतंत्रता का जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में जाना, फिर हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में सकारात्मक स्वतंत्रता और सतत स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अपने जो अगला जो वीडियो हो उसमें हम समानता के बारे में अध्ययन करेंगे।